नमस्ते। मायामी फ्लोरिडा में स्वागत है। आज हम उत्तर की ओर शिकागो जा रहे हैं, एमट्रैक की फ्लोरिडियन ट्रेन से। एक ऐसी यात्रा पर जो लगभग 2 पूरे दिन लेगी। लेकिन हाल ही तक ये ट्रेन मौजूद नहीं थी। 2024 में एमट्रैक ने 2 लंबी दूरी के मार्गों को मिलाकर फ्लोरिडियन बनाई, जो पूर्वी अमेरिका की सबसे लंबी स्लीपर ट्रेन है। अगले 2 दिनों में हम देखेंगे कि एमट्रैक की नई स्लीपर ट्रेन कैसी है। हमारी यात्रा मायामी एमट्रैक स्टेशन से शुरू होती है। 1978 में खुला मायामी स्टेशन एमट्रैक की सिल्वर, मीटियोर और फ्लोरिडियन ट्रेनों का दक्षिणी टर्मिनस है, जो हर साल करीब 90,000 यात्रियों की सेवा करता है। स्टेशन की इमारत में कुछ खास नहीं है। यह बस एक बड़ा डिब्बा है जिसमें अंदर कुछ सीटें हैं, और जब हम इस डिब्बे के अंदर जाते हैं तो हमें वही मिलता है। सीटें और एक टिकट डेस्क, वेंडिंग मशीनें और मायामी स्टेशन परिसर का एक मॉडल ट्रेन लेआउट। अरे देखो, ये स्टेशन है। सोच रहा हूं अगर अंदर देखें तो खुद को देख पाएंगे। पहली बोर्डिंग कॉल प्रस्थान से 20 मिनट पहले स्लीपर यात्रियों से शुरू होती है। हम आज कार 4012 में यात्रा कर रहे हैं, जो फ्लोरिडियन की आखिरी स्लीपर है, और किस्मत से हम व्यू लाइनर 2 स्लीपर में हैं, जो एमट्रैक की सबसे नई ओवरनाइट कारों में से एक है। कॉरिडोर में चलते हुए हमें कमरा नंबर 5 मिलता है, जो अगले 2 दिन हमारा घर होगा। बोर्डिंग पूरी होते ही फ्लोरिडियन मायामी से शिकागो के लिए 2000 मील की यात्रा शुरू करता है। चूंकि मायामी 2 स्लीपर ट्रेनों के लिए अंतिम स्टेशन है, यहां एक मेंटेनेंस बेस बनाया गया है ताकि ट्रेनों की सर्विसिंग की जा सके और फिर उन्हें उत्तर की ओर वापस भेजा जा सके। पटरी पर कई तरह के रोलिंग स्टॉक दिखते हैं, जिनमें फेस 7 पेंटेड व्यू लाइनर भी शामिल हैं। मायामी से निकलते ही चलिए शिकागो के रूट पर नजर डालते हैं। हमारी यात्रा मायामी से शुरू होती है। सिल्वर स्टार रूट पर फ्लोरिडा की गोल्ड कोस्ट, फोर्ट लॉडरडेल और वेस्ट पाम बीच से गुजरती है। ऑरलैंडो के ठीक दक्षिण में फ्लोरिडियन पश्चिम की ओर टैंपा की तरफ मुड़ता है, जहां ट्रेन को घुमाया जाता है। फिर वह उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखती है। रात में कैरोलिना गुजरती हैं और सुबह हम रैले पहुंचते हैं, जब हम वॉशिंगटन डीसी जा रहे होते हैं। वॉशिंगटन डीसी में फ्लोरिडियन की कहानी मायामी से बदल जाती है। हम सिल्वर स्टार का पीछा कर रहे थे, लेकिन डीसी से शिकागो तक हम पूर्व कैपिटल लिमिटेड के मार्ग पर थे। वॉशिंगटन डीसी से ट्रेन वेस्ट वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया होते हुए एपलेशियन पर्वत पार करती है। सुबह इंडियाना में स्वागत होता है। मिडवेस्ट तेजी से गुजरता है। फ्लोरिडियन इलिनॉय में उत्तर की ओर आखिरी मोड़ लेता है और शिकागो यूनियन स्टेशन पहुंचता है। हम आज अपनी यात्रा में कुल 2076 मील की दूरी तय करेंगे, जिसमें यात्रा का समय 46 घंटे और 40 मिनट होगा। फ्लोरिडा को सनशाइन स्टेट कहा जाता है, लेकिन हमारी यात्रा घने बादलों के साथ उदासी भरे माहौल में शुरू होती है। गोल्ड कोस्ट के पार मायामी से वेस्ट पाम तक फ्लोरिडियन इनर सिटी ट्रेन की तरह चलती है। हम जल्दी 5 स्टॉप्स पर रुकते हैं: हॉलीवुड, फोर्ट लॉडरडेल, डियरफील्ड बीच, डेलरे बीच और वेस्ट पाम बीच। फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरता जेटब्लू A321 नियो हमारी यात्रा को नया नजरिया देता है। आप यहां से शिकागो कुछ घंटों में उड़ सकते हैं, लेकिन इसमें रोमांच नहीं होता। मुझे ट्रेन से सफर करना पसंद है, क्योंकि इसमें तनाव या चिंता नहीं होती। समय तो बस दिमाग का एक खोया ख्याल है, जब हम बैठकर बदलते नजारों का आनंद लेते हैं। बिल्कुल, दिन का बंटवारा खाने के समय से होता है, जिनमें से पहला अभी आने वाला है। डाइनिंग कार की ओर बढ़ते हुए हम कई टेबलों में से एक पर बैठ जाते हैं। एमट्रैक में भोजन सामुदायिक बैठने के साथ मिलता है, जिससे नए दोस्त बन सकते हैं। चाहे तो खाना अपने कमरे में भी मंगवा सकते हैं। द फ्लोरिडियन एमट्रैक का पारंपरिक डाइनिंग मेन्यू परोसता है, जिसमें हर भोजन के लिए ताजगी से बने विकल्प होते हैं। लंच के लिए 7 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से मैंने एंगस बर्गर चुना। पहले पूर्वी लंबी दूरी की ट्रेनों में भोजन सिर्फ स्लीपर यात्रियों को मिलता था, लेकिन अब एमट्रैक ने कोच यात्रियों के लिए भी डाइनिंग खोल दी है। हालांकि इसके लिए शुल्क देना होगा। नाश्ते की कीमत $20,
लंच $25 और डिनर $45 है। सभी भोजन में बिना अल्कोहल वाले पेय मुफ्त और असीमित हैं, तो आप जो चाहें बेहिचक मांग सकते हैं। हमारा बर्गर जल्दी परोसा जाता है, ताजे सब्जियों और चिप्स के साथ। ताजगी भरी सब्जियां इसमें क्रंच जोड़ती हैं। लंच के साथ मिठाई भी मिलती है, जिसमें ब्राउनी या बटर केक का विकल्प होता है। मैंने सबसे अच्छा विकल्प चुना, बटर केक। ब्राउनी अच्छी है, पर बटर केक से उसकी तुलना नहीं हो सकती। हमारा बटर केक गर्म परोसा जाता है, ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप पड़ता है और यह शानदार है। यह बहुत मीठा, रिच और बटर जैसा है। यही आखिर में मुझे चाहिए था। फ्लोरिडियन पर हमारा पहला खाना। सिल्वर स्टार के रास्ते उत्तर बढ़ते ही हमारा लंच खत्म होता है, जो फ्लोरिडियन की अनोखी हाइब्रिड यात्रा की शुरुआत है। अगर आप फ्लोरिडा और मिडवेस्ट के बीच यात्रा कर रहे होते, तो क्या आप ऐसी एक लंबी ट्रेन लेना पसंद करते, या फिर यात्रा को दो अलग-अलग रूट्स में बांटना पसंद करते? और अगर आपको ऐसी स्लीपर ट्रेन यात्राएं पसंद हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरे पास और भी कई लंबी दूरी की वीडियो जल्द ही आने वाली हैं, तो अगर आप और देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें। लंच में मेरी मुलाकात दो यूट्यूबर्स कोल और एमिली से हुई, जो एडवेंचर क्रूज चैनल से हैं। वो फ्लोरिडियन यात्रा को डॉक्यूमेंट कर रहे थे जब वे कैलिफोर्निया जा रहे थे। अगर आप यात्रा को अलग नजरिए से देखना चाहते हैं, तो उनकी वीडियो देखें। अब वक्त है स्लीपिंग कार का टूर शुरू करने का, और शुरुआत हमारी रूममेट से करेंगे। रूममेट एमट्रैक की सबसे छोटी सुविधा है, जिसका आकार 3.5 बाय 6.5 फीट या 2 मीटर बाय 1 मीटर है। इसके इंटीरियर्स में मरून मकेट, डार्क वुड वेनियर और क्रीम रंग की दीवारें हैं। हर रूममेट 2 यात्रियों के लिए पर्याप्त है, लेकिन अकेले यात्रा में यह सबसे आरामदायक लगा। दिन में 2 आरामदायक कुर्सियां हैं। एक थोड़ी संकरी है ताकि सिंक और सीढ़ियों के लिए जगह मिले। हर सीट के ऊपर लाइटिंग और रूम कंट्रोल्स का एक सेट होता है। सीटों के बीच में आपको एयर वेंट्स, ट्रे टेबल और कप होल्डर मिलेंगे। किसी भी व्यूलाइनर रूममेट का सबसे शानदार फीचर और सबसे बड़ा अपग्रेड फुल सिंक और वैनिटी है। सिंक नीचे खुलता है, जिससे बड़ा बेसिन और टैप्स दिखते हैं। पास में 2 आउटलेट्स और कुछ कंट्रोल्स हैं। हमारे व्यूलाइनर रूममेट से जो एक चीज गायब है, वो है टॉयलेट। व्यूलाइनर एक में लोअर स्टेप के नीचे एक इनसूट टॉयलेट होता है। व्यूलाइनर 2 ने इसमें बदलाव कर कमरे के अंदर की सुविधा हटाकर हर कोच के अंत में सामूहिक बाथरूम कर दिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस फैसले के पक्ष में हूं, क्योंकि सच कहे तो कौन टॉयलेट के बगल में सोना चाहेगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि कुछ लोग अपना खुद का इनसूट टॉयलेट पसंद करते हैं। व्यूलाइनर 2 रूममेट में स्टोरेज स्पेस वाकई में काफी शानदार है। आपके पास सीढ़ियों के बीच और नीचे 2 मीडियम साइज के कंपार्टमेंट हैं, और सीटों के ऊपर एक बड़ा लगेज होल्ड भी है। सुपर लाइनर के विपरीत एमट्रैक की सिंगल लेवल फ्लीट के हर कमरे में सीटों और ऊपर वाले बंक के लिए 2 खिड़कियां होती हैं। ऊपर वाला बंक छत से ट्रैक्स पर आकर ऊपर की खिड़कियों के नीचे रुक जाता है। रात होने पर हम सोने की व्यवस्थाओं को और अच्छे से देखेंगे। रूममेट अपने छोटे आकार के बावजूद अकेले यात्रियों या कपल्स के लिए शानदार विकल्प है, लेकिन हमारी यात्रा के लिए इसकी कीमत कितनी है? आज मैंने 898 रुपए चुकाए। अब ये काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें 6 भोजन, लगभग 2100 मील की यात्रा और 2 रातें ट्रेन में शामिल हैं। हाँ, ये काफी है, लेकिन मेरे हिसाब से अब ट्रेन यात्रा का आनंद लेने के लिए ये सही है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, जैसा कि किस्मत ने चाहा, जब हम व्यूलाइनर 2 की बात कर रहे थे, लेकिन असल में ये किस्मत नहीं है। लंबी दूरी की ट्रेनों में आमतौर पर 3 स्लीपर होते हैं, जिनमें 2 व्यूलाइनर 1 और 1 व्यूलाइनर 2 शामिल हैं। एमट्रैक को कॉल कर आखिरी स्लीपर मांगने पर अक्सर व्यूलाइनर 2 मिल सकता है, हालांकि इसकी गारंटी नहीं है। कोच के पीछे 2 मुख्य सुविधाएं होती हैं,
बाथरूम और शावर। हर बाथरूम बहुत अच्छा और काफी बड़ा है, भले ही यह एक सुलभ सुविधा नहीं है। एक कोने में सिंक, दूसरे में तिरछा टॉयलेट और तीसरे में कूड़ेदान है। रूममेट यात्रियों के लिए शावर बाथरूम के सामने हॉल में है और दरवाजा खोलते ही हम बड़े अच्छे शावर स्टॉल में पहुंचते हैं। यह काफी जगह है। व्यू लाइनर 1 की तुलना में व्यू लाइनर 2 के शावर पूरी तरह फर्श से छत तक खुले हैं। कमरे का सूखा हिस्सा बड़ा है, जिसमें कपड़े बदलने की बड़ी सीट और कई ताजे तौलिए हैं। अनुरोध पर कार अटेंडेंट टॉयलेट शीट्स भी देता है। एक फ्रॉस्टेड ग्लास दरवाजा शावर को बदलने के क्षेत्र से अलग करता है। शावर के कंट्रोल्स आसानी से समायोजित होते हैं और पानी का प्रेशर तेज है, जिससे यह चलते फिरते शावर के लिए उपयुक्त है। फ्लोरिडा 2 चीजों के लिए जाना जाता है, धूप और संतरे। दक्षिण फ्लोरिडा में बादल हटने के बाद अब नीला आसमान नजर आ रहा है, जो पहली शर्त को पूरा करता है, और दूसरी शर्त सेंट्रल फ्लोरिडा के खेतों से गुजरते वक्त भी पूरी हो जाती है। एमट्रैक की सिल्वर मीटियोर और फ्लोरिडियन मायामी से वॉशिंगटन डीसी तक अलग-अलग रूट पर चलती हैं। सिल्वर मीटियोर तट के साथ सीधा रास्ता लेती है और ट्रैक अटलांटिक के पास रहता है। फ्लोरिडियन, जबकि एक समान ट्रैक पर है, 2 दिलचस्प जोड़ियां मिलती हैं। टैंपा के लिए एक आउटर बैक रूट और कैरोलिनास के बीच से एक इनलैंड रूट। ऑबर्न के रास्ते डेल। हमारी ट्रेन मीटियोर से अलग होकर टैंपा के लिए पश्चिम जाती है। पीछे उत्तर की पटरियां दिखती हैं। कुछ मिनट पश्चिम मुड़ने के बाद रुकते ही लेकलैंड हमारे सामने आ जाता है। लेकलैंड असल में 2 स्टेशन हैं, क्योंकि उत्तर जाने से पहले हम पीछे चलेंगे। लेकलैंड में यात्रियों को उतारने के लिए एक स्टॉप है और चढ़ाने के लिए एक स्टॉप है, जिससे यह अमेरिका का एकमात्र स्टेशन बन जाता है जिसमें यह अजीब विशेषता है। प्लांट सिटी लेकलैंड से सिर्फ 10 मिनट बाद ही ट्रेन रेलवे चौराहे के डुअल डायमंड्स पर खड़खड़ाती गुजरती है। हाँ, वर्चुअल रेल फैन ने यहां कैमरा लगाया है, जिससे हम स्ट्रीम पर अपनी ट्रेन गुजरते देख सकते हैं। हमारा टैंपा स्टेशन आने वाला है, लेकिन अंदर घुसने से पहले फ्लोरिडियन को कुछ अलग करना पड़ता है। टैंपा एक स्टब एंड स्टेशन है, यानी ट्रेन को उत्तर की ओर आगे बढ़ने से पहले घूमना पड़ता है। ऐसा करने के लिए फ्लोरिडियन मुख्य लाइन के उत्तर में घूमती और चक्कर लगाती है, एबोर सिटी के नेवी वाई का उपयोग करते हुए, जो इस मार्ग के कई अनोखे पहलुओं में से एक है, जो इस ट्रेन के बनाए जाने के तरीके से जुड़ा है। हम पहले वाई के उत्तर हिस्से की ओर स्विच करते हैं। ट्रेन आगे बढ़ती है ताकि स्विच को दक्षिण की ओर घुमाया जा सके। फिर स्विच वाई के दूसरे हिस्से के लिए सेट होता है। कंडक्टर बैगेज कार के पीछे की ओर मोर्चा संभालता है और 22 मील की बैकिंग प्रक्रिया शुरू होती है। टैंपा में घुसते समय हमारी ट्रेन को 18 चौराहे पार करते हुए पैदल चाल से चलना पड़ता है। मैंने पहले बताया था कि फ्लोरिडियन हाल ही में अस्तित्व में आया, क्योंकि एमट्रैक ने 2 लंबी दूरी की ट्रेनों को मिलाकर इसे बनाया। ये ट्रेन 2 ट्रेनों के रूप में शुरू हुई थी, कैपिटल लिमिटेड शिकागो से डीसी और सिल्वर स्टार न्यूयॉर्क से मियामी। 2024 में एमट्रैक ने ईस्ट रिवर टनल ट्यूब्स की मरम्मत शुरू की, जो 2012 में हरिकेन सैंडी से क्षतिग्रस्त हुई थीं। टनलों में आवाजाही सीमित करने के लिए एमट्रैक ने सिल्वर स्टार और कैपिटल लिमिटेड को एक मार्ग पर कर दिया, जिससे सिल्वर स्टार का डीसी से न्यूयॉर्क तक का हिस्सा हटा। इस प्रक्रिया में नई ट्रेन ने कैपिटल लिमिटेड को सिंगल लेवल कोच में बदला, जिससे सुपरलाइनर बेड़े पश्चिमी लंबी दूरी की ट्रेनों में उपयोग हो सके।
फ्लोरिडियन को अस्थायी बताया गया है और पूर्वी नदी सुरंग परियोजना पूरी होने के बाद सेवा में बदलाव की योजना है। तो जब तक ये ट्रेन उपलब्ध है, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि कौन जानता है कि हमारे पास ये कितने समय तक रहेगी। टैम्पा फ्लोरिडियन के लिए एक व्यस्त स्टेशन है। यहां ट्रेन 18 मिनट के लिए रुकती है ताकि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में चढ़ और उतर सकें। ये ठहराव हमें 1 मिनट देता है ताकि हम ट्रेन में व्यू लाइनर 1 और 2 डिब्बे देख सकें। व्यू लाइनर एक पहले जनरेशन के सिंगल लेवल स्लीपर हैं, जिन्हें 1995 में मरेल द्वारा बनाया गया था। व्यू लाइनर 2 VA की सफलता पर आधारित दूसरी पीढ़ी के हैं, जिन्हें 2010 के दशक के अंत में कंस्ट्रक्शंस ई ऑक्सिलियर दे फेर्रोकारिलेस ने बनाया था। हम यात्रा के दौरान बाद में व्यू लाइनर एक पर एक संक्षिप्त नजर डालेंगे ताकि दोनों के बीच के अंतर को समझ सकें। जैसे ही हम वापस ट्रेन में चढ़ते हैं, हमें डाइनिंग कार के अटेंडेंट मिलते हैं, जो हमें आज रात के खाने के लिए हमारा रिजर्वेशन देते हैं। टैम्पा से निकलते हुए हम उपनगरों और प्लांट सिटी डायमंड से फिर गुजरते हैं। इस बार फ्लोरिडियन को पटरियां साफ करने के लिए रुकना पड़ता है, जिससे हमें टावर पर लगी वर्चुअल रेल फैन कैमरा ट्रैकों के पास देखने का मौका मिलता है। हम लेकलैंड में दूसरी बार यात्रियों को लेने रुकते हैं, फिर सांझ में आगे बढ़ते हैं। डाइनिंग कार में रात का खाना है। हमारे लिए सलाद और रोल तैयार हैं। बैठते ही स्टाफ ऑर्डर लेता है। मुझे पता है रात के खाने के 4 विकल्प हैं, पर मैं उस शानदार स्टेक को कैसे मना करूं? हमें हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक भी परोसी जाती है, जिसमें हर यात्री को रात के खाने के साथ एक फ्री मिलती है। हम अपना स्टार्टर खत्म करते हुए ऑरलैंडो पहुंचते हैं। ऑरलैंडो एक और ताजी हवा का ब्रेक है, और भले ही हम डिनर पर बैठे हैं, मैंने कुछ मिनट निकालकर बाहर जाकर ताजी हवा लेने का मौका जरूर लिया। यह रात में अजीब लगता है, क्योंकि दिन में भी सिल्वर मीटियोर से सिर्फ 36 घंटे पहले गुजर चुके हैं। वापस ट्रेन में हमारा स्टेक परोसा गया है। स्टेक ऑर्डर के हिसाब से पकाया गया है। उस पर पोर्ट वाइन सॉस डाली गई है और साथ में हरी बीन्स और मैश्ड पोटैटो दिए गए हैं। मैं गिन नहीं सकता कि मैंने कितनी बार स्टेक खाया है, लेकिन हर बार यह बेहतरीन होता है, और आज रात भी कोई अपवाद नहीं है। ये नरम है, रसीला है, स्वादिष्ट है, एकदम परफेक्ट है, और मिठाई में है चॉकलेट स्पून केक। आमतौर पर मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा ना खाऊं, लेकिन जब एमट्रैक पर सफर करता हूं तो कैलोरी की कोई गिनती नहीं होती। और मेरा मतलब है, जब खाना इतना अच्छा दिखता और स्वादिष्ट होता है तो कैलोरी कैसे गिनी जा सकती है? मुझे पता है मामला सीधा है, फिर भी पूछना है, पारंपरिक डाइनिंग या फ्लेक्स डाइनिंग, कौन सी आपको ज्यादा पसंद है? कमरे लौटने पर कार अटेंडेंट ने सीटों को बिस्तर में बदल दिया। निचला बंक करीब 6-6.5 फीट लंबा है, यानी पूरे रूममेट जितना। मीट्रिक दर्शकों के लिए यह 2 मीटर है। ऊपर बंक नीचे आकर मिल जाता है, जिससे रूममेट का दिन रात में बदल जाता है। पहली रात मैंने सोचा ऊपर वाले बंक पर सोऊंगा। ऊपर वाले बंक पर चढ़ना मुश्किल हो सकता है, पर डी सीढ़ियां मदद करती हैं। ऊपर वाला बंक नीचे वाले से छोटा है, क्योंकि उसे फ्रेम और गाइड रेल्स के साथ एडजस्ट करना होता है। यह इतना लंबा है कि मेरी 6.3 फीट हाइट भी आसानी से आ जाती है। सेफ्टी हार्नेस छत में लगा है। सिर के पास छोटी जेब, लाइट कंट्रोल्स और पंखा है। अब जब हमारा बिस्तर तैयार है, तो सोने से पहले एक आखिरी काम बाकी है। एक आखिरी ताजा हवा का ब्रेक, इस बार जैक्सनविल में। जैक्सनविल में हमारा स्टॉप हमें 20 मिनट घूमने का मौका देता है, जिससे केक खाने के बाद कैलोरीज बर्न हो जाती हैं।
आगे हमें दो सीएमएन्स ALC 42 लोकोमोटिव्स 320 और 308 मिलती हैं, जिन्हें ये सम्मान मिला है आज। ये दोनों इंजन क्रमशः फेज 7 और फेज 6 की लिवरी में रंगे हुए हैं। और पीछे की तरफ हमारा स्लीपर कोच स्टेशन की रोशनी में शानदार तरीके से चमक रहा है। फ्लोरिडा के उत्तर में फ्लोरिडियन उसी रास्ते पर धीरे धीरे वॉशिंगटन की ओर बढ़ता है, जहां पहले सिल्वर स्टार चलता था। यहीं से ट्रेन की कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जब सिल्वर स्टार के पुराने रास्ते से कैपिटल लिमिटेड की पटरियों में बदलाव होता है। हम ट्रेन में बर्थ पर चढ़ते हैं और लाइट्स बंद कर देते हैं। पहले दिन दूसरे दिन की सुबह हमें नारंगी क्षितिज दिखाई देता है। लगभग सुबह 7 बजे हैं और चमत्कारिक रूप से हम समय पर हैं। फ्लोरिडियन ट्रेन अपनी देरी के लिए बदनाम है, जो औसतन शिकागो में 1 घंटे 32 मिनट की देरी से पहुंचती है। 2025 में समय पर पहुंचना बड़ी जीत है। क्या हम शिकागो भी समय पर पहुंचेंगे? कौन जाने, लेकिन मेरे दिमाग में इससे भी बड़ी बातें हैं। नाश्ता ही मेरे दिमाग में है। नाश्ता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परोसा जाता है और पहले नाश्ते के 4 विकल्पों में एक स्क्रैम्बल अंडा है। ऊपर पिघला चेडर चीज डालने पर दिखने में खास नहीं लगता, पर स्वाद अच्छा है। इसके साथ बेकन और बिस्किट भी परोसा जाता है और जाहिर है नाश्ते की सबसे बेहतरीन जोड़ी कॉफी और संतरे का जूस भी मिलता है। बाहर सब कुछ नॉर्थ कैरोलिना जैसा है। जैसे ही हम रैली में पहुंचते हैं, कुछ जगहों पर बर्फ के टुकड़े दिखाई देते हैं। रैले और कैरोलिना के पश्चिमी रास्ते की विरासत सिल्वर स्टार से भी जुड़ी है। जहां सिल्वर मीटियोर तट के पास रहता है, वही सिल्वर स्टार यह अंदरूनी रास्ता लेकर दक्षिण जाता है और फिर वही रास्ता टैंपा की ओर मुड़ता है। ताजी हवा हमारे फेफड़ों में और हाथ में ताजा कॉफी का कप लेकर अब हम डीसी के लिए लंबी यात्रा पर वापस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। वॉशिंगटन की यात्रा के लिए बैठने से पहले व्यू लाइनर स्लीपर में एक और सुविधा है जिसे देखना जरूरी है। वो है बेडरूम्स। अगर आपको रात की ट्रेन यात्रा पसंद है लेकिन ज्यादा जगह या प्राइवेट बाथरूम चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं व्यू लाइनर 2 बेडरूम व्यू लाइनर 2 में उपलब्ध दूसरी सबसे बड़ी सुविधा है व्यू लाइनर 2। बेडरूम का आकार 6.5 बाय 7.5 फीट है, या लगभग 2 बाय 2.3 मीटर दिन के समय। बेडरूम में एक फुल विथ सोफा और एक आर्म चेयर है, रूममेट की तरह ही। सोफा सीटिंग आरामदायक है, पर चौड़ाई के हिसाब से निचला बंक ज्यादा चौड़ा हो जाता है। रात में दूसरा बंक छत से लीवर से नीचे फोल्ड हो जाता है और दिन में ऊपर रहता है। ऊपरी बंक भले ही निचले बंक जितना चौड़ा नहीं है, फिर भी दोनों विकल्पों में अच्छा चौड़ाई देता है। सोफे के ऊपर स्थित रूममेट में वही शानदार एरिया और रीडिंग लाइट्स हैं, जिनके साथ 2 आउटलेट्स बेडरूम्स के बीच में लगाए गए हैं। इसमें एक पूरी वैनिटी है, साथ ही एक अटैच्ड बाथरूम और शावर भी है। वैनिटी में एक सिंक, साबुन, दूसरा आउटलेट सेट और एक बड़ा आईना शामिल है। बेडरूम में शावर कार के अंत में बने कम्युनल फैसिलिटी जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि इसमें एक तरफ सीट की जगह टॉयलेट दिया गया है। यह छोटा है, पर प्राइवेट फैसिलिटी अच्छी लगती है। बेडरूम में स्टोरेज स्पेस रूममेट जैसा ही है, जिसमें दरवाजे के ऊपर एक कप भी दी गई है। इसके अलावा बाथरूम के ऊपर भी अतिरिक्त स्टोरेज है, जिससे एक और सूटकेस और आधे का सामान रखा जा सकता है। बिना किसी शक के बेडरूम रूममेट से काफी बेहतर है, हालांकि इसकी कीमत दोगुनी है। मुझे आरामदायक रूममेट पसंद है, लेकिन बेडरूम भी अच्छा विकल्प है। कोने के पास ही व्यू लाइनर 2 पर तीसरी प्रकार की आवास सुविधा मिलेगी। एक्सेसिबल बेडरूम, 95 फुट लंबा और 65 फुट चौड़ा कमरा उन यात्रियों के लिए अतिरिक्त जगह देता है जो मोबिलिटी एड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं।
बेड और सीट की व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस बेडरूम में थी जिसे हमने अभी छोड़ा है, लेकिन जो चीज समान नहीं है वो है टॉयलेट और शावर। सिंक और टॉयलेट उस दीवार पर हैं जो बाहरी हॉलवे के साथ साझा की गई है, जिससे ये आसानी से पहुंचने योग्य और इस्तेमाल करने में आसान है। दरवाजे के पीछे शावर है। केबिन बड़ा किया गया है ताकि एक्सेसिबिलिटी सीट या मोबिलिटी एड डिवाइस आ सकें और कंट्रोल्स आसानी से पहुंचें। अगर आप किसी और के साथ यात्रा कर रहे हैं और शावर लेते समय प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, तो एक्सेसिबल बेडरूम में एक बड़ा पर्दा है जो पूरे कमरे को ढक सकता है। सुविधाएं देखने के बाद क्या आप सस्ता रूममेट लेंगे या ज्यादा पैसे देकर बेडरूम में रुकेंगे? हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे हमने अभी अभी नाश्ता किया है, लेकिन अब दोपहर के खाने का समय हो गया है। मैंने कुछ अलग करने के लिए पैडी मेल्ट और एक ब्राउनी ली। दोनों बेहतरीन हैं और पैटी मेल्ट अब मेरा नया पसंदीदा लंच ऑप्शन बन रहा है। रिचमंड वर्जीनिया में आमतौर पर 9 मिनट का ताजी हवा का ब्रेक होता है, लेकिन समय बचाने के लिए क्रू ने इसे सामान्य ठहराव रखा। कोई चिंता नहीं, डीसी में हमारे पास 45 मिनट होंगे। कुछ घंटों में पोटोमैक नदी हमारे साथ चलने लगती है जैसे ही हम डीसी के पास आते हैं। आमतौर पर यात्रा का यह हिस्सा बहुत जीवंत होता है, लेकिन बादलों और बर्फ ने पूरे नजारे को एक रंग में ढक दिया। डीसी पहुंचते वक्त ट्रेन की बाईं ओर देखें ताकि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जेफरसन मेमोरियल और कैपिटल बिल्डिंग दिखें। यूनियन स्टेशन की सुरंगों में जाने से पहले वॉशिंगटन डीसी फ्लोरिडियन यात्रा का सबसे लंबा ठहराव है, जहां ट्रेन की सर्विसिंग और क्रू बदलना होता है। लेकिन यह ठहराव सिर्फ क्रू बदलने से कहीं ज्यादा है। यहीं पर फ्लोरिडियन दो प्रतिष्ठित ट्रेनों को जोड़ता है। मायामी से निकलने के बाद हम वॉशिंगटन से शिकागो तक पूर्व सिल्वर स्टार मार्ग पर हैं और अब कैपिटल लिमिटेड क्षेत्र में हैं। यहीं ये दोनों सेवाएं मिलकर अमेरिका के पूर्वी हिस्से में लगातार यात्रा बनाती हैं। वॉशिंगटन डीसी नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का दक्षिणी टर्मिनस है। हालांकि हम कैटेनरी वायर के नीचे हैं, इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसके बजाय हम डीजल के साथ ही रहेंगे। हमारे ALC 42 हमें पूरे रास्ते शिकागो तक ले जाने के लिए तैयार हैं। जबकि हम यहाँ स्थिर बैठे हैं, स्टेशन पूरी तरह से जीवंत है। हर कुछ मिनट में ट्रेनें आती जाती हैं। जब हम शिकागो पश्चिम की ओर जा रहे हैं, एमट्रैक की नई ACELA ट्रेन न्यूयॉर्क के लिए उत्तर पूर्व रवाना होती है।
फ्लोरिडियन यात्रियों के लिए डीसी ट्रेन से उतरकर स्टेशन के अंदर जाने और पैर फैलाने का अच्छा मौका है। अगर आप अंदर जाते हैं तो प्रस्थान आपके बोर्ड पर होने या न होने पर भी होगा। एम्ट्रैक जिस वाक्यांश का इस्तेमाल करना पसंद करता है वो है, आपने ट्रेन छोड़ी, ट्रेन ने आपको नहीं छोड़ा। और ये बात यहाँ इन लंबे स्टॉप्स पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूं कि हमें वापस ट्रेन में चढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल समय पर हम डीसी से निकलकर सिल्वर स्टार्स के रूट को छोड़ कैपिटल लिमिटेड की लाइन पर यात्रा शुरू करते हैं। धूसर आसमान जल्दी ही दुनिया को सफेद कर देता है, क्योंकि बर्फ की फुहारें ऊपर से गिरने लगती हैं। गाइथर्सबर्ग, मैरीलैंड तेजी से गुजरता है। हमारी खिड़की के बाहर चैनल के कुछ प्रशंसक प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन को शिकागो जाते हुए देखने खड़े हैं। हम एक दूसरे से एक दिन चूक गए, लेकिन वे फ्लोरिडियन को पकड़ने में सफल रहे और फुटेज इतना अच्छा था कि उसे शामिल करना पड़ा। कुछ घंटे पहले पोटोमैक को अलविदा कहा था, लेकिन अब मैरीलैंड से गुजरते हुए फिर उसके किनारे हैं। घने पेड़ नदी किनारे का दृश्य देखने में मुश्किल करते हैं, पर कुछ खुली जगहों से शानदार नजारे दिखते हैं। हमारे बगल में दिखने वाली दूसरी रेल लाइन असल में ऐतिहासिक C&O नहर है, जिसे कभी पहाड़ों से वॉशिंगटन तक कोयला ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम ग्रामीण मैरीलैंड में हैं, फिर भी यह कम्यूटर ट्रेनें चलती हैं। मार्क की ब्रंसविक लाइन वॉशिंगटन डीसी से फ्रेडरिक और मार्टिन्सबर्ग तक जाती है। सोचिए, ये सफर कितना खास है। ऊंचे पेड़, नदी के दृश्य और समय है इस खूबसूरती का आनंद लेने का। क्या आप ब्रंसविक लाइन पर वीडियो देखना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। इस लाइन का यह हिस्सा सुंदर है, लेकिन हार्पर का फेरी में पहुंचना अविश्वसनीय है। फ्लोरिडियन एक छोटे सुरंग से निकलकर बाएं ओर BO रेलवे ब्रिज पर आ जाता है। विंचेस्टर और पोटोमैक ब्रिज पोटोमैक नदी पर है। सामने हार्पर का फेरी दिखता है। दाईं ओर पोटोमैक नदी उत्तर दिशा में बल खाती है। यह नजारा देखने लायक है, जिसे हम छोटे प्लेटफॉर्म पर कुछ मिनट रुककर देख सकते हैं। बिल्कुल, जब भी एमट्रैक पर कुछ अच्छा आनंद ले रहे होते हैं, तो हमेशा कोई मालगाड़ी पास में होती है जो उसे बिगाड़ देती है। कैपिटल लिमिटेड को फ्लोरिडियन में बदलने के साथ ही लाइन में दो बड़े बदलाव आए। सिंगल लेवल रोलिंग स्टॉक का इस्तेमाल और पारंपरिक डाइनिंग की सुविधा जोड़ना। कैपिटल लिमिटेड पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में दो ट्रेनों में से एक थी जो सुपरलाइनर कोच के साथ चलती थी। दूसरी थी ऑटो ट्रेन सुपरलाइनर। इसमें 2 स्तर के कमरे या कोच सीटें थीं, जिसमें सुलभ बेडरूम निचले स्तर पर थे। इसका मतलब था कि डाइनिंग कार तक पहुंचने के लिए यात्रियों को संकरी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, जो सुलभ कमरे में ठहरने वालों के लिए हमेशा संभव नहीं था। एकल स्तरीय डिब्बों में सब कुछ एक ही स्तर पर होता है, जिससे ट्रेन में आना जाना आसान होता है। अब मैं कहता हूं डाइनिंग कार तक पहुंचना, लेकिन कैपिटल लिमिटेड में डाइनिंग कार वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। कैपिटल लिमिटेड काफी समय से एमट्रैक के फ्लेक्सिबल डाइनिंग पर थी, जिसमें माइक्रोवेव में बना खाना मिलता था, जो खास अच्छा नहीं था। हाँ, कुछ विकल्प अच्छे थे, लेकिन कुल मिलाकर यह पारंपरिक डाइनिंग से काफी कमतर था। फ्लोरिडियन के साथ पारंपरिक डाइनिंग ट्रेन में वापस आ गई।
जैसे ही हम एलेघनी पहाड़ों से गुजर रहे हैं, पैसिफिक पोटोमेक पर जल्दी ही अंधेरा छा जाता है। जल्दी रात होने का मतलब है कि हम इनमें से कुछ भी देख नहीं पाएंगे। अगर आप फ्लोरिडियन साउथबाउंड लेते हैं तो ज्यादातर पहाड़ी इलाका दिन में देख सकते हैं। शायद हम ये भविष्य के वीडियो में दिखाएं। अब डिनर का समय है। मेरे लिए फिर वही स्टेक और केक है। आखिरी डिनर पर यह जोड़ी जरूरी है। सफर के अंत में आखिरी स्लीपर ट्रेन पर। मैंने अमेरिका की हर स्लीपर ट्रेन में सफर किया होगा और हर बार आप मेरे साथ रहे होंगे। कमरे लौटते हुए फिर सोने का वक्त है। दिन के अंत में ज्यादा कैलोरीज मुझे नींद में डाल रही हैं। तीसरा दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता है। सुबह 6 बजे के बाद है और ट्रेन 8:45 पर शिकागो पहुंचेगी, इसलिए नाश्ता 8 बजे तक खत्म हो जाता है। आज सुबह हमें एक छोटी सी हैरानी का सामना करना पड़ा, और वो भी अच्छी वाली नहीं। बाथरूम काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ साझा वाले ही नहीं, बल्कि डिब्बे के सारे बाथरूम खराब हो गए हैं। सेप्टिक सिस्टम में वैक्यूम खत्म होने से हमें अगले डिब्बे या कोच के बाथरूम का उपयोग करना होगा। दिन की शुरुआत खास नहीं रही, पर कम से कम ये अभी हुआ है, फ्लोरिडा में नहीं। शौचालय की परेशानी में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए मैं हमारे आखिरी खाने यानी नाश्ते के लिए डाइनिंग कार की तरफ गया। मैंने पूरी तरह भरी हुई ऑमलेट ली, जिसमें सॉसेज, आलू और बिस्किट भी था। और हमारी कॉफी व संतरे का जूस कौन भूल सकता है। खाना खाते समय शानदार सूर्योदय कैसा लगेगा। क्योंकि हमें बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए कोच कार्स की तरफ जाना है, तो क्यों ना हम देखें कि कोच में क्या है। डाइनर के सामने कैफे है, जहां यात्रियों के लिए कई टेबलें हैं और बार में विविध स्नैक्स, ड्रिंक्स व खाना मिलता है। अगली गाड़ी कोच क्लास है। 2x2 लेआउट में एमट्रैक की लंबी दूरी की कोच कारों में कुछ बेहद आरामदायक सीटें होती हैं। हर सीट में झुकाव, लेग रेस्ट, सामने ट्रे टेबल, दीवारों पर आउटलेट्स, ब्लाइंड्स और ऊपर सामान रखने की जगह है। हर कोच के दोनों सिरों पर बड़े सामान के रैक होते हैं। रात भर की यात्रा में आरामदायक रहने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। आगामी महीनों में सवाना से न्यूयॉर्क सिटी की रात भर की कोच यात्रा का हमें प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। साउथ बेंड इंडियाना के पश्चिम में हमारे साथ कैंटेनरी तारे हैं, लेकिन हम ना तो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर और ना ही कैल्ट्रेन कॉरिडोर के पास है। तो ये क्या है? खैर, ये साउथ शोर लाइन है। साउथ शोर लाइन अमेरिका की कुछ इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइनों में है, जो शिकागो के मिलेनियम स्टेशन को साउथ बेंड इंडियाना से जोड़ती है। अब मैंने कहा था कि हम व्यू लाइनर एक पर एक नजर डालेंगे, ताकि पुराने और नए के बीच का फर्क समझ सकें, और अभी इसका सबसे अच्छा समय है। पहली नजर में व्यू लाइनर एक बिल्कुल नई बोगियों जैसा ही दिखता है, लेकिन इनमें कुछ अहम अंतर हैं। ट्रावर से शुरू करें तो इसका स्टॉल तंग है, लेकिन काम चलाऊ है। मैं नहीं कहूंगा कि इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन अगर आपको सच में जरूरत हो तो ये मौजूद है। रूममेट्स व्यूलाइनर 2 के लगभग एक जैसे ही हैं। दिन में बैठने के लिए 2 सीटें हैं और रात होने पर ऊपर एक बंक है। सीटें काफी आरामदायक हैं, जैसा कि आप एमट्रैक से उम्मीद करेंगे, लेकिन नीले कपड़े में थोड़ी थकावट सी महसूस होती है। लाइटिंग कंट्रोल और उनकी जगहें नए मॉडल जैसी हैं, सिर्फ कंट्रोल पैड थोड़े घिसे हैं। वैनिटी भी व्यूलाइनर 2 जैसी है, जिसमें फोल्ड डाउन सिंक और शीशा है। नीचे यही व्यूलाइनर 1 और व्यूलाइनर 2 के बीच सबसे बड़ा अंतर है। टॉयलेट की बात करूं तो मुझे कमरे में टॉयलेट पसंद नहीं, पर कारणों का सम्मान करता हूं।
कुछ यात्रियों को साझा के बजाय निजी बाथरूम पसंद है, और जिन यात्रियों की चलने फिरने की क्षमता कम है या जो सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए कमरे के अंदर टॉयलेट एकदम सही है। बेडरूम्स की भी यही कहानी है। ये जगह के हिसाब से व्यू लाइनर 2S जितने ही हैं, बस 2-2.5 दशक पुराने हैं। व्यू लाइनर एक अपने आप में बुरा नहीं है, यह निश्चित रूप से कोच से ज्यादा आरामदायक है, लेकिन जब व्यू लाइनर 2 मौजूद है तो मैं हमेशा नया पुराने पर चुनूंगा। जैसे ही बादलों की परत हटती है, क्षितिज पर कुछ दिखाई देता है, शिकागो की स्काईलाइन। करीब 2100 मील और 2 रात ट्रेन में बिताने के बाद आखिरकार शिकागो दिख रहा है। पूरी यात्रा के बाद साफ है कि इन दोनों ट्रेनों का जुड़ना कुछ अनोखा बनाता है। यात्रा लंबी और कभी-कभी जटिल है, लेकिन यह पूर्वी अमेरिका की सबसे दिलचस्प रेल यात्राओं में से एक है। साथ ही इसने एक और ट्रेन में पारंपरिक भोजन सेवा फिर से शुरू की। मेरे हिसाब से ये बड़ी जीत है। सफर के दौरान अंदर का अनुभव देखने के बाद क्या आप मायामी और शिकागो के बीच ये यात्रा करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। शिकागो यूनियन स्टेशन पर फ्लोरिडियन ट्रेन लाइन खत्म होती है और हम वहां पहुंच जाते हैं। हम अपने स्लीपर को आखिरी बार देखते हैं और फिर शिकागो की तेज हवा में निकल जाते हैं। चमत्कारिक रूप से फ्लोरिडियन के खराब प्रदर्शन के बावजूद हम शिकागो सिर्फ 5 मिनट देर से पहुंचे। ये फ्लोरिडियन के लिए एक बड़ी जीत है, जो इसकी बेहतरीन सेवा साबित करती है। हालांकि सब कुछ होस्ट रेलवे पर निर्भर करता है। अब फ्लोरिडियन को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। क्या सफर रहा है? 46 घंटे, 2076 मील और अनगिनत मुस्कानें। इस सफर के लिए धन्यवाद एमट्रैक। मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही फिर से फ्लोरिडियन पर जाऊंगा। और ऐसी रोमांचक यात्रा को खत्म करने के लिए शिकागो का यूनियन स्टेशन इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। अगर आप अंत तक पहुंचे हैं तो धन्यवाद। ऐसी यात्राएं साझा करना मुझे पसंद है, और जब लोग आखिर तक रहते हैं तो अच्छा लगता है। मैं क्रिस्टल सिटी में शॉट के लिए, डायलन ऑक्स और गैथर्सबर्ग में शॉट्स के लिए रेल रेडर, गेमर, अटलांटिक रेल मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे सभी शानदार लोग हैं। कमेंट्स में धन्यवाद कहें और डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल्स देखें। अगर मैंने किसी को मिस किया हो तो माफी चाहता हूं। गैथर्सबर्ग में टीम स्पॉटिंग कर रही थी। अगले हफ्ते हम फिर से मायामी में होंगे ताकि ट्राई रेल और उनके मायामी सेंट्रल एक्सटेंशन को देख सकें। पुरानी लाइन, नई सर्विस और ये सब मायामी सेंट्रल स्टेशन में कैसे एक साथ जुड़ते हैं, इसका पता लगाएंगे। खैर, अगर आप यहां नए हैं तो मैं इसका सच में आभार मानूंगा। अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, ये बिल्कुल फ्री है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और सलाम देना चाहता हूं। आपकी उदारता के लिए आभारी हूं। अगर आप दोनों अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को एक से ज्यादा तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।